डेडपूल के हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोबारा से डार्क रेन की एक नई सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है द लीथल लीजन। अगर हम स्पेसिफिकली लीथल लीजन के बारे में बात करें तो ये कोई नाम हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी सुपर विलन एक टीम है जो कि 90s 70s से चलते हुए आ रही है। और इसके अंदर कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के मेंबर्स थे जैसे कि ग्रिम रीपर वगैरह, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। लेकिन ये सीरीज़ ऐसी थी कि इसको बहुत सारे लोग भूल चुके थे और अब दोबारा से मार्वल डार्क रेन के अंदर इस सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा था, जो कि हमारे पास इन 3 इशूज़ के अंदर है। तो हमारे पास इसके 3 एपिसोड्स बन जाएंगे। तो आज की सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से लीथल लीजन वापसी लौट कर आती है और डार्क रेन के अंदर उसका क्या रोल होता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि हर चीज़ के ऊपर अब नॉर्मन ऑसबॉर्न का राज है, तो वो अपने हिसाब से हर चीज़ को चलाने की कोशिश करता ही है। लेकिन इस स्टोरी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसका राइटिंग का स्टाइल। इस स्टोरी को ऐसे लिखा गया है कि इसके सारे इवेंट्स पहले हो चुके हैं और हम किसी ना किसी के जरिए इस कहानी को सुन रहे हैं। और ये राइटिंग स्टाइल जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस सीरीज़ का, और इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको उसी तरह से सीरीज़ समझाने की कोशिश करूँ जिस तरह से राइटर्स ने इसको लिखना चाहा है। और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी इसकी हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। तो जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब हो रहा है तो क्या हो रहा है। उनके लिए मैं नीचे लिंक एक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, स्पीड टाइगर मास्टर टाइमलाइन एक्सप्लेन की वीडियो। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि हम अपने चैनल के ऊपर क्या करते हैं और इस वक्त मैं सारी क्या बातें कर रहा हूँ। तो चलिए अब बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी अंधेरी रात के अंदर से, जहाँ पे 2 लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के एक तरफ जा रहे होते हैं और पायलट पूछता है डेविल्स आइलैंड विद केव्स, क्या तुमने कभी इसको इस नाम से सुना है? तो दूसरा आदमी बोलता है कि एक्चुअली मैं इसको पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो कहता है कि हम किसी भी मिनट वहाँ पहुँचते होंगे काउंसलर, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा उस जगह के अंदर घुसना है उससे कहीं ज़्यादा उस जगह से बाहर निकलना है। मतलब तुम तो समझ ही रहे होगे ना। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैं दिन में तकरीबन 4 से 5 बार वहाँ पे जाता ही रहता हूँ, कभी ना कभी किसी ना किसी को छोड़ने के लिए। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि उसकी पीए के ऊपर जो एक अनाउंसमेंट होती है कि अटेंशन एयरक्राफ्ट, आप इस वक्त जो है रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में घुस रहे हैं, ऑथोराइजेशन के लिए अपनी पहचान बताइए, वरना आपका एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया जाएगा। तो पायलट बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी वक्त। तो वो बताता है कि दिस इज एयर शेडल नंबर 27392 विद नो कार्गो, मैं सिर्फ अपने साथ एक लॉयर को लेकर आ रहा हूँ, मिस्टर लिविंगस्टन। तो बोलता है कि ठीक है, हम आपको पहचान गए हैं, आपको यहाँ पे आने की इजाज़त दी जाती है, ओवर। आगे प्रोसीड करने के लिए अपना एक्सेस कोड डालिए। और वहीं पे वो बोलता है कि अब पिछली बार की तरह कोई गलती मत कर देना कि रॉन्ग कोड डाल दो, पिछली बार मैं मरते मरते बचा था, तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से करना। तो बोलता है कि हाँ तुम परेशान मत हो, मुझे कोड पता है और मैं इसको आसानी से डाल दूंगा। और वहीं से आवाज़ आती है कि आपका कोड चेक कर लिया गया है, आपको पूरी इजाज़त है एंट्री के लिए। तो पायलट बोलता है कि ब्यूटीफुल, एंड स्पीकिंग ऑफ ब्यूटीफुल, हम आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए हैं। और अगर रही बात सारे के सारे प्रिजन्स की, तो ये उन सब में मैक्सिमम आता है और इस प्रिजन का नाम है द राफ्ट। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये द राफ्ट के ऊपर यहाँ पे आए हैं किसी प्रिजन से मिलने के लिए एक लॉयर, जिसको एक पायलट यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि इस तरह वहाँ पे उनका जो है राफ्ट के ऊपर वो जहाज़ लैंड करता है। और वो पायलट बताता है, तुम जानते हो बेसिकली कि यहाँ पे दुनिया के हर बुरे से बुरे इंसान वो तुम्हें मिलेगा। किंग पिन हो गया, डॉक्टर ऑक्टोपस हो गया, ग्रेविटॉन हो गया, हेल यार, यहाँ पे तो इवन डॉक्टर डूम को भी रखा गया है। तो वो बोलता है कि डॉक्टर डूम अब यहाँ पे नहीं है, उनको कभी भी जो है अमेरिकन सॉइल के ऊपर इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है। तो बोलता है कि वेल हो सकता है कि अब कहानी कुछ अलग हो, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा ही सुना था। लेकिन एनीवे, यहाँ से ये लोग तुम्हें आगे ले जाएंगे, इस वार्डन से ज़रा केयरफुल रहना, ये इंसान थोड़ा अट पड़ा है। वो बोलता है कि आई अफ्रेड, आपको जो है उसको माफ़ कर देना चाहिए मिस्टर कॉलिंस को, कभी कभार वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे कितना ज़रूरी और सीरियस काम कर रहे हैं। और मैं हूँ वार्डन मोटेको बेरी बैटल, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हेड ऑफिसर जिनका नाम मिस्टर तिलिस है। और वो बोलता है कि मैं इस बात को अच्छे से समझ रहा हूँ कि आप यहाँ पे लीथल लीजन का केस लड़ने के लिए आए हैं। वो बोलता है लॉयर कि तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। और वो दूसरा जो ऑफिसर होता है बोलता है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के लोग जो इस चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको इस तरह से राइट्स नहीं देने चाहिए लॉयर वगैरह के लिए, वो ये सब डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको जो है उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, मतलब ऑन द स्पॉट।
क्या तुम्हें पता नहीं है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पहले क्या क्या हरकतें करी और अब उसको लोगों ने अमेरिकन हीरो बना दिया। डैम इट यार, इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और कहाँ हो सकती है। तो वो लॉयर बोलता है देखो मिस्टर टेलिस, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हर कोई जो है एक रिप्रेजेंटेशन डिजर्व करता है, उसको अपना प्रूफ पॉइंट करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। और रही बात अमेरिकन हीरोज़ की जैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न की, तो वही चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए आज हमारी कंट्री इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कायम है। तो वहाँ पे जो वार्डन होता है बोलता है कि आई एम अफ्रेड कि आपकी बिल्कुल बात ठीक है मिस्टर वेलिंगटन और मुझे आपसे एग्री करना पड़ेगा, जबकि मिस्टर टेलिस का सेंटीमेंट मैं उनको समझ रहा हूँ। बोलता है कि जब से ये सो कॉल्ड लीथल लीजन हमारे पास यहाँ पे आई है, हमारे लिए वो सिर्फ एक ट्रबल ही बनकर आए हैं। वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका सामना कम से कम लोगों से हो और ख़ासकर एक दूसरे से तो वो ज़्यादा दूर ही रहें। अगर रूमर्स की बात मानी जाए तो उनके मुताबिक क्योंकि उनमें से ही कोई एक था जिसने गद्दारी करके उन सबको इसमें फंसाया है, तो इसीलिए हमने उनको आपस में एक दूसरे से दूर रखा हुआ है। लेकिन ये सारी उन दूसरी चीज़ों में से जिसका जवाब आपको बहुत जल्द मिल ही जाएगा यहाँ पे आके। और अगर रही बात उनकी पावर्स की, तो उसके बारे में चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर पावर डैम्पर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी विलन्स के या किसी भी हीरो की कोई शक्ति यहाँ पे काम नहीं आती है। और प्लस इसके अलावा हमारे पास इस प्लेनेट की सबसे ज़्यादा इंटेंस सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और वो हर वक्त यहाँ पे चौकन्ने रहती है। तुम यहाँ पे एक चर्च से ज़्यादा सेफर महसूस करोगे मिस्टर लिविंगटन। देखो ज़रा, हमारा पहला विक्टिम आ चुका है जिसका नाम है एरिक विलियम्स यानी कि ग्रिम रीपर। और मैं आपको बताता चलूं कि ग्रिम रीपर एक बहुत ही पुराना विलन है मार्वल कॉमिक्स के अंदर और ये दरअसल भाई है वंडरमैन का, जो कि साइमन विलियम्स है। तो बोलता है वार्डन के एनीवेज, अब मैंने तुम दोनों को मिलवा दिया तो तुम दोनों यहाँ बैठ के आपस में बातें करो, जब तक के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ, एक्सक्यूज़ मी। तो वहाँ पे वो एरिक आता है और बोलता है कि मुझे देख के काफ़ी सरप्राइज फील हो रहा है कि अभी तक तुम जिंदा हो वार्डन। ओह मुझे माफ़ करना। तो वहीं पे वार्डन बोलता है कि ये काफ़ी डेंजरस आदमी है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई शक्ति काम नहीं करने वाली मिस्टर लिविंगस्टन, ये सिर्फ डराने की कोशिश करेगा और कुछ भी नहीं। क्योंकि आपका क्लाइंट यहाँ पे बैठ के समझता है कि हम सब ऑसबॉर्न के नाचने वाले कुत्ते हैं और आपको भी यहाँ पे ऑसबॉर्न के कहने पे भेजा गया है और वो किसी पे बिलीव नहीं करता है। तो वहाँ पे एरिक बोलता है कि ये बच्चों वाली हरकतें और ये मुझे फूल बनाना छोड़ दो। मैं आपको अश्योर करता हूँ मिस्टर लिविंगटन, अगर आपने मुझे जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकाला तो कोई मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत जल्द मुझे मार भी देगा। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि वहाँ पे एक दूसरा इनमेट जो है वहाँ से आज़ाद होता है और वो एक अलग ही यानी एकदम एक झटके के अंदर आता है और एरिक के सीने में लाके चाकू घोंप देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न, तुम मरो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तरह की भगदड़ मच जाती है जहाँ पे सारे कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और एरिक को वहाँ पे चाकू घोंप के वो चले जाता है। और वो वार्डन चिल्लाता है कि कोड रेड, हमें एक मेडिकल टीम की ज़रूरत है फ़ौरन, जल्द से जल्द यहाँ पे। तो एरिक बोलता है कि मिस्टर लिविंगस्टन, मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये लोग मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। मैं जानता था ये कभी ना कभी मेरे साथ होगा। कब तुम लोगों की आंखें खुलेंगी, कब तुम लोग को होश आएगा? ये सब ऑसबॉर्न करवा रहा है, ऑसबॉर्न हमें मारने की कोशिश कर रहा है इस जेल के अंदर भी। और इस तरह हम देखते हैं कि एरिक का वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। और इस तरह हम लोग एक कहानी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक आदमी बता रहा होता है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पे एवेंजर्स और हैमर ऑफ एजेंट्स मौजूद होते हैं, हम कहीं भी जाएँ। तो वहीं पे लिविंगस्टन बोलता है कि नहीं, मुझे ये कहानी तुम्हारी शुरू से सुननी है, फ्रॉम द बिगिनिंग। मुझे पूरा बताओ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या चीज़ें हुई। अगर तुम्हें मेरी इस केस के अंदर किसी किस्म की भी मदद चाहिए तो मुझे हर एक चीज़ तुमसे जाननी होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बैठ के किसी और से बातें नहीं बल्कि टाइगर शार्क से बातें कर रहा होता है, जिसको हमने डेडपूल वाले एपिसोड में देखा था कि वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम कर रहा है। तो अब ऐसा क्या हुआ है जो कि टाइगर शार्क जेल के अंदर बैठा है? लेकिन वहीं पे टाइगर शार्क बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पूरी कहानी सुननी है तो मुझे बस 1 सेकंड देना। और वो जाता है और एक बेसन के अंदर पानी भरा हुआ होता है और उस पानी के अंदर अपना मुंह डाल देता है। तो बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने अभी ये क्या किया है? तो बोलता है कि ये मेरा एक पैनिक अटैक था। मुझे अक्सर यहाँ पे पैनिक अटैक पड़ते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और मुझे जब ऐसा होता है तो पानी की ज़रूरत होती है। और मैंने ग्रिम रीपर के बारे में कुछ सुना, आज कुछ इंसिडेंट हुआ था, क्या वो ठीक है? तो बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है, उसको डॉक्टर्स लेकर गए थे और इस वक्त वो ऑपरेट हो रहा है। आई होप कि सब कुछ ठीक ही होगा। खैर ये बहुत बुरी बात है कि उतना भी बुरा इंसान नहीं जितना उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। एनीवेज आप इस पैनिक अटैक के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना शायद मेरा भी वो लोग वही हाल करें। तो मिस्टर लिविंगस्टन बोलते हैं कि आपका सीक्रेट मेरे साथ बिल्कुल सेफ है, आपको मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, तो तुम बिगनिंग से सुनना चाहते हो कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस सब की शुरुआत होती है नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ। और इस तरह हम देखते हैं कि टाइगर शार्क यहाँ पे बैठा हुआ कहानी सुना रहा होता है और वो एवेंजर्स टावर के अंदर होता है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि आई एम सॉरी, क्या तुम मेरी ऑफर को रिफ्यूज़ कर रहे हो? क्या तुम दोबारा दोहरा सकते हो अपनी बात को? तो टाइगर शार्क बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इतना काफ़ी नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारा मतलब? तुम मुझे ज़रा इस बात को दोबारा शुरू से देखने दो और मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ। तुम यहाँ आज मेरे ऑफिस में चलकर आते हो मुझे ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हें जो पेमेंट दी थी डेडपूल को मारने के लिए वो कम है और अब तुम्हें उसको मारने के लिए और पेमेंट चाहिए, जबकि तुमने उसको सही से मारा भी नहीं है। और तुम यहाँ पे आके मुझसे डिमांड कर रहे हो कि मैं तुम्हारी पेमेंट बढ़ाऊँ? मतलब तुमने जो काम नहीं किया तुम उसके लिए मुझसे पैसे मांग रहे हो, वो भी दुगने? क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ तुम्हारी बात? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेडपूल की कहानी के बाद क्या हुआ था। और टाइगर शार्क बोलता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। मैं इस वक्त सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर तुम मुझसे वो काम दोबारा करवाना चाहते हो उसकी तुम्हें मुझे डबल कीमत देनी होगी, वरना मैं भी तुम्हारे बहुत सारे घिनौने राज जानता हूँ जो अगर लीक हो गए तो तुम बच नहीं पाओगे। और हम देखते हैं कि ये बात सुन के ऑसबॉर्न बोलता है
तो मेरे ख्याल से तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी टाइगर शार्क। वहीं पर ऑसबॉर्न अपने टेलीकॉम ऑन करता है और बोलता है, क्या प्लीज़ तुम मेरे 2 एसोसिएट्स को अंदर भेज सकते हो, क्योंकि मुझे एक आदमी के लिए एक चेक तैयार करवाना है। और हम अगले पल देखते हैं कि पीछे से टाइगर शार्क के मुंह पे आके एक एरो लगता है और हम वहीं पे देखते हैं कि उसके एसोसिएट्स कोई और नहीं बल्कि हॉकाई और वैनम होते हैं। और वैनम बोलता है, तो बताइए ना ऑसबॉर्न, हम आपके चेक के साथ आ गए हैं, अब किसको देना है ये। तो हॉकाई बोलता है कि हमें टाइगर शार्क को एक ऐसा चेक देना है जो कभी वो कैश ना करवा सके। और इस तरह हम देखते हैं कि टाइगर शार्क को नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे कुत्ते की तरह होता है और बोलता है कि तुम अपने आप को आखिरकार समझते क्या हो, तुम एक सेकंड रेट विलन हो जिसको कोई पूछता नहीं है, एक इडियट जिसके कमर के ऊपर एक फिन लगा हुआ है। तुम सिर्फ एक भद्दे मजाक हो जो कि आज तक किसी से नहीं जीता है, तुम जिससे भी लड़े हो सिर्फ हार कर ही आए हो, और आज तुम मेरे ऑफिस में आके मुझे ब्लैकमेल करते हो, तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न को ब्लैकमेल करते हो, डैम इट। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके ऊपर अपना पूरा गुस्सा उतारता है और हॉकाई पूछता है, तो ऑसबॉर्न अब बताओ हम इसका क्या करें। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम कचरे के साथ क्या करते हो हॉकाई, इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उठा के उसको टावर से बाहर फेंक देते हैं। और वो बताता है टाइगर शार्क अपनी कहानी कि तुम्हें पता है कि सब में मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बॉदर कर रही है, मतलब मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही है कि उन लोगों ने मुझे मारा, मुझसे गद्दारी करी, मुझे उठा के फेंक दिया, क्योंकि वो तो मुझे पहले से अंदाजा था, क्योंकि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न को वहाँ बैठ के ब्लैकमेल जो कर रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ बॉदर करी वो ये करी है कि उन लोगों ने मुझे पीटने के बाद जब नीचे फेंक दिया तो उन्होंने पलट के भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं मर गया हूँ कि मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी उनके सामने कोई औकात ही नहीं थी, जैसे मैं उनके सामने कुछ था ही नहीं। और मुझे ये बात जो थी बहुत ज़्यादा चुभ रही थी और मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न से इस बात का बदला ले सकूं, चाहे इस तरह या उस तरह। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ऑसबॉर्न से बदला सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो कि लेना चाहता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लीथल लीजन बनना शुरू होती है, जिसके अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उन सबका ऑसबॉर्न से कोई ना कोई फड्डा ज़रूर रहा होता है। और बताता है कि इस सब की कहानी शुरू होती है रीपर के साथ। रीपर ने एक एंटी ऑसबॉर्न प्रोपेगेंडा बनाया और उसने सही सही लोगों को चुनना शुरू करा जो कि इसमें हमारे लिए काम के साबित हो सकते थे। और उसने हमें सारी बातें समझाई कि किस तरह से ऑसबॉर्न ने सारी की सारी पावर को हासिल करा है और कितनी जल्दी ये सारी की सारी पावर से अपने हाथ भी धोने वाला है। और उसके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ऐसी जिसको देख के हमें लग रहा था कि अगर उसने एक टीम बनाई तो वो ज़ोरदार हो सकती है और ऑसबॉर्न के खिलाफ हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो लीथल लीजन के नए पुनर्जन्म के पीछे एक यही कहानी है। इसी तरह लीथल लीजन की नई टीम जो है वो दोबारा से पैदा हुई। और हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि हम सबके जो है अपने अपने एजेंडा ज़रूर थे, लेकिन हम लोगों का रीज़न एक ही था साइन अप करने का, और वो ये था कि हम ऑसबॉर्न से बदला ले सकें। नेकरा की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ यहाँ पे रीपर की वजह से थी, क्योंकि उन दोनों का कुछ कुछ तो चल ही रहा था। और गारगोइल की बात की जाए तो उसको भी जो है बताया जा रहा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया था, क्योंकि ये वो इंसान है जो कि पहले के ज़माने में थॉर से, हल्क से, यहाँ तक कि एवेंजर से लड़ा तक करता था, और अब उसकी औकात नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उसको याद दिला दी थी। तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और अगर सच कहूँ तो उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी, ना ही कोई उसकी परवाह करता था। और मिस्टर हाइड की अगर बात की जाए तो वो कह रहा था कि उसको नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करा था, उसके मुंह के अंदर एक बॉम्ब डाल के उसको उड़ा दिया था। अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ लग रहा था, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। उसको मेरे ख्याल से सिर्फ लोगों को हर्ट करने का तरीका चाहिए था और इस टीम के जरिए वो इसको मिल जाता। लेकिन अगर बात की जाए ऑब्जर्विंग मैन की तो मुझे उसका रीज़न आज तक नहीं समझ में आया कि वो हमारी टीम में क्यों शामिल था, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा उस वक्त यही चीज़ मैटर करती थी कि इस टीम के अंदर एक पावर हाउस होना ही चाहिए। और अगर मेन मैन की बात की जाए यानी कि रीपर की, तो उसके लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो कि हर तरह की मशीन के ऊपर अपना गुस्सा निकालता था, चाहे वो किसी भी किस्म की मशीन ही क्यों ना हो। लेकिन इस वक्त जिस किस्म की मशीन से वो मुकाबला कर रहा था, मुझे लग रहा था कि उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसीलिए उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा और उसके गुस्से की वजह से ये टीम बनी। इसका मामला कुछ ऑसबॉर्न के साथ ऐसा था जो कि बहुत ही पुराना था, और वो उसका बदला लेने के लिए इसे भी ये करना चाहता था। मतलब ये पुरानी फिल्मों के विलन वाली कहानी लगती है, जैसे आँख के बदले आँख, हाथ के बदले आँख वाली कहानी। और बोलता है कि इस तरह हम ये सब करने के बाद थोड़े बहुत मशहूर तो हो ही गए थे, मतलब अब लोग हमारा नाम वाम जानने लग गए थे, और अगर हम ऐसे करते रहते तो हम शायद और ज़्यादा नाम कमा लेते। लेकिन तो वो बोलता है लॉयर के लेकिन से तुम्हारा क्या मतलब है। लेकिन मसला वहाँ आता है जब हमारी टीम का फाइनल मेंबर आया। तुम जानते हो कि मैं उसको कभी भी पसंद नहीं करता था, मतलब इस अर्थ के ऊपर अगर मुझे सबसे ज़्यादा नफरत की चीज़ होगी तो शायद उसी इंसान से होगी। इन पर्टिकुलर मैं कभी भी उसको पसंद नहीं करता था, ना ही उसके साथ कोई काम करना चाहता था। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा सेकंड रेटेड था, मतलब कोई ऐसा विलन हो जिसकी शामत जो है थॉर या आयरन मैन से आई हो तो वो भी एक रेपुटेशन की बात होती है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। वो लोग बड़े हीरोज़ हैं यार, उनसे पिटना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा आदमी जो कि एक छोटे मोटे हीरो से पिट जाए, वो भी अपने ओपनिंग डे के अंदर, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो उसकी नज़र कोई है ही नहीं। तो बोलता कि ठीक है, अगर तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है तो मुझे तभी पता चल पाएगा कि वो कौन शख्स था जो तुम्हारी फाइनल टीम का मेंबर बना था। तो बोलता कि वेल, मुझे तो शुरू से शक था जब से वो टीम के अंदर शामिल हुआ था हमारी, कि वो शायद हमारी इस टीम को बर्बाद करने के लिए इस टीम के अंदर घुस रहा है। वो हमारी टीम को अंदर से खोखला करना चाहता है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि रीपर वो मुझे पसंद था, क्योंकि वो एक नेचुरल लीडर था जो कि हम सबको बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकता था।
लेकिन जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि और दूसरे लीडर्स की तरह इस लीडर की भी एक वीकनेस थी, और रीपर की जो वीकनेस थी वो उसका दिल था। उसके दिल के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट था उसके भाई के लिए। उसको हमेशा अपने भाई की चिंता लगी रहती थी, और उसका भाई था फ्रिकिन वंडरमैन। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइगर शार्क हमें ये बता रहा है कि लीथल लीजन का जो फाइनल मेंबर था, जिसकी जैसे उसको शक है जिसके ऊपर कि उसने उन्हीं को फंसाया होगा, वो कोई और नहीं बल्कि पुराना यानी फॉर्मर एवेंजर्स वंडरमैन है। और वो भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि राफ्ट के प्रिजन के अंदर कैद हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।